आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है सेट ऑफ रिकर्सिव रीराइटिंग रूल्स और इसको हम प्रोडक्शंस का नाम भी देते हैं और ये यूज़ होती है स्ट्रिंग्स के पैटर्न्स को जनरेट करने के लिए। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर भी है। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर पार्सर है और पार्सर की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम इस CFG को यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज़ करेंगे। पार्सर का काम क्या होता है? पार्सर का काम है एक पार्स ट्री जनरेट करना और उस पार्स ट्री के थ्रू वेरीफाई करना कि आपके लैंग्वेज का सिंटैक्स करेक्ट है कि नहीं है। और इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट वाया DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, जो कि XML बेस्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं, यानी XML यूज होता है। XML की एब्रीविएशन है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसको कि हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए ओवर द वेब। तो एक इनफॉर्मल एग्जांपल से हम CFG को समझना शुरू करते हैं और वो इनफॉर्मल एग्जांपल ये है कि व्हाट इज पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम आपने पहले भी इसको स्टडी किया होगा। पैलिंड्रोम एक ऐसा स्ट्रिंग है जो कि अगर हम उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीड करें या हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड करें तो वो सेम ही रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका स्ट्रिंग मॉम, सो मॉम इज पैलिंड्रोम बिकॉज आप उस मॉम को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीड करेंगे तब भी ये मॉम है, और अगर इसको आप बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड करेंगे तब भी ये मॉम है। सो यू कैन से कि एक पैलिंड्रोम एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसका स्टार्ट भी जो है वो और एंड जो है वो सेम लेटर से होगा। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि कोई लेटर W जो है वो पैलिंड्रोम है, तो इसका पैलिंड्रोम होने के लिए शर्त ये है कि W इस W के रिवर्स के इक्वल हो। अगर ये इसके रिवर्स के इक्वल है तो ये वर्ड जो है ये पैलिंड्रोम कंसीडर होगा, अदरवाइज ये पैलिंड्रोम कंसीडर नहीं होगा। इस लेक्चर के अंदर हम इस पैलिंड्रोम की एग्जांपल को कंटिन्यू करने के लिए हम एक सेट ऑफ अल्फाबेट्स लेते हैं जो कि 0 और 1 के ऊपर बेस कर रहा है। यानी हमारे जो पैलिंड्रोम्स होंगे वो 0 और 1 के ऊपर बेस कर रहे होंगे और इन सारे स्ट्रिंग्स जो पैलिंड्रोम में जनरेट होंगे वो 0 और 1 से जनरेट होंगे। Now, अब ये जो लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम है, क्या ये एक रेगुलर लैंग्वेज है या कि नहीं है, बट हम क्लियरली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम इज नॉट रेगुलर। और इस चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं वाया पंपिंग लेमा। तो हम एक n कांस्टेंट कंसीडर करें तो 0 की पावर n 1 और 0 की पावर n, सो दिस इज अ पैलिंड्रोम जिसके अंदर एक n सीक्वेंस ऑफ जीरोस के बाद एक 1 आता है, फिर n सीक्वेंस ऑफ जीरोस आते हैं। और सिमिलरली आप 1 की पावर n और 0 और 1 की पावर n भी ले सकते हैं। तो अगर हम पंपिंग लेमा को यूज करेंगे तो हम स्ट्रिंग को x y z में जनरेट कर देंगे और y को रिपीट करेंगे, और अगर 0 को एक फर्स्ट हाफ से ले लें और 1 को ले लें आप और इसको आप y कंसिडर कर ले, तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो फर्स्ट x और z के सेम नहीं रहेंगे। तो इन दैट केस हम इजीली प्रूव कर देंगे बाय कंट्राडिक्शन कि दिस लैंग्वेज इज नॉट अ पैलिंड्रोम। सो एक बेसिस से स्टार्ट करते हैं कि किसी स्ट्रिंग के लिए कि वो पैलिंड्रोम है, हम भी बेसिस अज्यूम करते हैं कि एप्सिलॉन 0 और 1 पैलिंड्रोम है, और फिर हम ये कहते हैं कि इफ W इज पैलिंड्रोम, ठीक है, सो आर 0 W0 एंड 1 W0, यानी किसी भी स्ट्रिंग के लिए पैलिंड्रोम होना, अगर वो 0 से शुरू हो रहा है और 0 पे एंड हो रहा है और 1 से शुरू होकर 1 पे एंड हो रहा है, तो अगर वो पैलिंड्रोम है तो उसके लिए बुनियादी कंडीशन ये होगी कि जो W है वो भी पैलिंड्रोम हो। सो इस डेफिनेशन को कि ये जो हमारे बेसिस है और इंडक्शन है, अब कोई भी अगर पैलिंड्रोम जनरेट होगा ना तो वो पैलिंड्रोम जो है वो इसी बेसिस और इंडक्शन से होके आएगा, इसके अलावा कोई और तरीकाकार नहीं है कि ये पैलिंड्रोम जनरेट हो। सो यहाँ अगर हम गौर करें तो W चूंकि बार बार रिपीट हो रहा है और W की लेंथ का तयन अभी हम नहीं कर रहे, तो ये एक रिकर्सिव वे है। सो ये जो नेचुरल रिकर्सिव डेफिनेशन है, जब एक स्ट्रिंग जो 0 और 1 का होगा
और वो एक, अगर हम कहते हैं कि वो एक पैलिंड्रोम है, तो इनको हम रूल्स की फॉर्म में डिफाइन करेंगे जब हम इसको CFG के अंदर लेके जाएंगे। एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है? एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को अगर अब मैं कहूँ कि वो एक बुनियादी तौर पे एक ग्रामर है, और जो ग्रामर है वो कंसिस्ट ऑफ हो रही होती है वन और मोर वेरिएबल्स दैट रिप्रेजेंट्स क्लास ऑफ स्ट्रिंग्स। और ये जो क्लास ऑफ स्ट्रिंग है ना, इसको हम लैंग्वेज का नाम देंगे। इसका मतलब है कि अब हम जब CFG की तरफ जाते हैं तो हमारी हर जो वेरिएबल होगा और वो एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा, और वो स्ट्रिंग एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो अब हम इसी पैलिंड्रोम की एग्जांपल को हम CFG की फॉर्म के अंदर लिखते हैं और देखते हैं कि ये रूल्स की फॉर्म में कैसी होगी। तो एक जो ग्रामर है वो मैंने आपको बताया कि एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल पे कंसिस्ट कर रही होती है। अब हमारे इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज़ P। तो हम इसकी बात कर लेते हैं P। और सो ये जो आपके जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, दीज आर वेरिएबल्स, और हर वेरिएबल जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एक सेट ऑफ पैलिंड्रोम को। यानी कि एक ये सेट है पैलिंड्रोम का जिसमें सिर्फ एप्सिलॉन है, 0 है, 1 है, और एक ये पैलिंड्रोम का सेट है जो 0 से शुरू होता है और 0 पे एंड होता है, और एक ये सेट ऑफ पैलिंड्रोम्स होंगे जो कि 1 से शुरू होंगे और 1 पे एंड होंगे। सो ये जो रूल्स हैं ये आपको ये बताते हैं कि इस हर क्लास के अंदर जो स्ट्रिंग है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, और द रूल्स जो कि पैलिंड्रोम को डिफाइन करते हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर हम गौर करें तो हमने बेसिस की बात की थी, तो ये जो पहले 3 रूल्स हैं, ये एक्चुअली हमारी वही बेसिस है जो अभी हम जिसकी बात करके आए हैं कि लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन, 0 और 1 जो है वो पैलिंड्रोम होगा। फिर हमने दूसरी बात की थी कि अगर कोई स्ट्रिंग 0 से या 1 से शुरू होता है वो पैलिंड्रोम उसी केस में है अगर W पैलिंड्रोम है। तो अब W नहीं दिया यहाँ पे, वर्ड को हमने P से रिप्रेजेंट करे, यानी ये P की जो प्रोडक्शंस हैं ये P से रिप्लेस होती चली जाएंगी। और इस चीज़ को फर्दर रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास कोई पैलिंड्रोम है जो कि 0 1 1 और 0 की फॉर्म में है। तो हम इसकी अगर हम बात कर लें तो इसकी रिप्रेजेंटेशन, ये स्ट्रिंग जो है वो 0 से शुरू हो रहा है, तो मेरी जो प्रोडक्शन होगी वो ये पहली वाली प्रोडक्शन इसके अंदर यूज़ हो जाएगी, और मैं इसको फॉर्म करूँगा कुछ इस तरीके से। तो ये 0 और ये P और ये 0, और फर्दर अब जो मेरा सेकंड पार्ट है ये बेसिकली क्या है, 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 P 1, और इस P को आप इस बेसिस यानी एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दें। तो नाउ यू विल सी के 0 1 कॉन्केटेनेटेड विद एप्सिलॉन 1 0 आपको ये वाला स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करके दे देगा। यानी हम इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं कि ये CFG एक पैलिंड्रोम जनरेट कर सकती है। ओके, अब हम देखते हैं कि एक CFG की फॉर्मल डेफिनेशन को। जो फॉर्मल डेफिनेशन में हम देखेंगे कि जो CFG है उसके अंदर आपको 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक है V, T, P और S। और V क्या है? इट इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स, और इन वेरिएबल्स को हम सम टाइम नॉन टर्मिनल भी कहते हैं, सिंटैक्टिक कैटेगरीज भी कहते हैं। ईच वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ लैंग्वेज दैट इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। अभी जो पिछली एग्जांपल अभी हम करके आए हैं उसके अंदर हमने देखा है कि जो वेरिएबल P था वो 5 प्रोडक्शन हमने लिखी है, और हर प्रोडक्शन के अगेंस्ट पे जो राइट हैंड साइड पे था वो एक स्ट्रिंग था, ठीक है, और वो पैलिंड्रोम था। और उसमें से पर्टिकुलर जो हम आखिरी 2 की बात करें जो कि 0 से और 1 से शुरू हो रहा था, 0 और 1 पे रिस्पेक्टिवली एंड हो रहा था, वो एक पूरा सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को डिफाइन करता है जो कि एक पैलिंड्रोम की लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि एक प्रोडक्शन या एक वेरिएबल जो है वो एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स है, लेकिन पिछले केस के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल था। इसी तरीके से जो टी है वो फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स है दैट फॉर्म द स्ट्रिंग्स ऑफ द लैंग्वेज, और हमने उस केस में 0 और 1 को लिया है। और ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हम टर्मिनल्स का नाम देते हैं। फिर हमारे पास एक फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शंस है, और प्रोडक्शंस की जो फॉर्म होगी वो आप देखेंगे कि आपको जो प्रोडक्शंस हैं वो अल्फ़ा
एम्प्लॉयज बीटा की फॉर्म के अंदर आपको नोटेशन जो है वो नज़र आए, प्रोडक्शन जो है वो नज़र आएंगी। यहाँ पर जो अल्फ़ा है ये हमेशा किसी एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट होगा और हमारे इस केस में अल्फ़ा वाज पी और एक्चुअली ये अल्फ़ा फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल होगा, यानी किसी एक प्रोडक्शन का जो, और इसको हम हेड ऑफ द प्रोडक्शन भी कहते हैं। सो और फिर ये आपके पास प्रोडक्शन का सिंबल है एंड देन बीटा। अब बीटा की पॉसिबिलिटीज क्या हैं? बीटा जो है वो कोई एक टर्मिनल भी हो सकता है, ठीक है, यानी जैसे कि आप अगर पिछली एग्जांपल को रिकॉल कर ले तो वहां पर 0 और 1 वो टर्मिनल थे, इवन एप्सिलॉन। और जो बीटा है वो आपके टर्मिनल्स और वेरिएबल्स के यूनियन का क्लोजर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं टर्मिनल्स की बात करूं तो मेरे पास सिर्फ 0 और 1 थे, और फिर अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो इस तरफ से एप्सिलॉन भी मुझे मिलता है, तो हमने एप्सिलॉन भी वहां पे देखा। और टर्मिनल और वेरिएबल के यूनियन में हमने जो केस देखा वो था 0 p एंड 0। सो ये टर्मिनल और वेरिएबल्स का यूनियन से हमारे पास एक, तो बीटा जो है वो टर्मिनल और वेरिएबल्स का यूनियन भी हो सकता है। फिर इसी तरीके से जो फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं उनमें से एक सिंबल जो होगा वो स्टार्ट सिंबल होगा, जो कि पूरी की पूरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अब वो लैंग्वेज किस तरह से बेस करती है, मैंने कहा हर वेरिएबल एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, और जब इन वेरिएबल्स की लैंग्वेज को इकट्ठा करते चले जाएंगे तो फाइनली हमारे पास एक स्टार्ट सिंबल है जो कि पूरी की पूरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ पे हम रिकॉल करें अगर पिछले अपने नॉलेज को, तो हमें पता है कि अगर कोई लैंग्वेज L1 अगर एक लैंग्वेज है और L2 लैंग्वेज है तो इसका यूनियन, इसका कंकैटिनेशन, ये अगेन एक नई लैंग्वेज जो वो डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि प्रोडक्शंस जो हमने लिखी हैं वो कहीं पे यूनियन हो रही होंगी, कहीं पे कंकैटिनेट हो रही होंगी ये वेरिएबल्स, और फिर वो एक नई एक लैंग्वेज जो है वो जनरेट करते चले जाएंगे। अगर इन्हीं फॉर्मल डेफिनेशन को अगर मैं अपनी ग्रामर ऑफ पैलिंड्रोम पे मैप करूं तो मेरे सेट ऑफ वेरिएबल्स में सिर्फ p है और मेरे सेट ऑफ टर्मिनल में 0 और 1 है, तो यहाँ पर ये कॉमा है, तो सेट ऑफ टर्म सिर्फ 0 और 1 है। ए ऑल द प्रोडक्शंस जो अभी पिछले केस में हमने डिफाइन किए वो 5 प्रोडक्शंस थी हमारी, जिसको हमने डिफाइन किया, एंड पी इज द स्टार्ट सिंबल के जिसकी हमने बात की है। अब यहाँ पर चूंकि हमारी पैलिंड्रोम की लैंग्वेज में एक ही वेरिएबल था, लिहाजा वही मेरा स्टार्ट सिंबल था। अब हम एक एग्जांपल करते हैं और इस एग्जांपल से हम इसी CFG को सामने रखते हुए देखते हैं कि अगर हमारे पास एक लैंग्वेज गिवन है तो हम उसके लिए CFG कैसे राइट कर सकते हैं। सो एग्जांपल लेते हैं, एक लैंग्वेज है जो कि सीक्वेंस ऑफ जीरोस फॉलोड बाय सीक्वेंस ऑफ वंस, और अगर मैं इस लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि 0 और 0 स्टार और 1 और 1 स्टार। तो हमने ये बात नहीं की थी कि इक्वल नंबर ऑफ जीरोस हैं या कि नहीं है, हमने बात की कि सीक्वेंस ऑफ जीरोस, और एक 0 कम से कम और एक 1 हमने इंश्योर कर दिया, और उसके बाद जितने भी जीरोस होंगे जब कभी भी होंगे वो फॉलोड बाय सीक्वेंस ऑफ वंस होंगे। अच्छा, अगर मैं इस चीज को डाइसेक्ट करना चाहूँ थोड़ा सा, तो अब देखेंगे कि इसके बुनियादी तौर पे इसके दो हिस्से बनते हैं। ये दो डिफरेंट लैंग्वेजेस है, ठीक है ना। एक लैंग्वेज फॉर एग्जांपल L1 है, जो कि है सीक्वेंस ऑफ जीरोस, और एक लैंग्वेज L2 है जो कि है सीक्वेंस ऑफ वंस, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड सीक्वेंस ऑफ वन, सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड सीक्वेंस ऑफ वंस, एंड सिमिलरली ये वंस के सीक्वेंस है। मैं इसको इसी तरह से लिख देता हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर मैं L1 को कंकैटिनेट कर दूं L2 के साथ, तो ये भी एक मेरे पास एक लैंग्वेज होगी जिसमें हमेशा सीक्वेंस ऑफ जीरोस पहले आएंगे और सीक्वेंस ऑफ वंस बाद में आएंगे, ठीक है। तो अब इसी 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 चीज को हम थोड़ा सा कंसिडर करते हैं आगे। तो मैंने आपको कहा कि एक जो वेरिएबल है वो पूरी एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर मैं इस 0 के क्लोजर को एक वेरिएबल x के साथ फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है,
और इस लैंग्वेज वन को अगर मैं वाई के साथ रिप्रेजेंट कर दूं, तो आप देखेंगे कि हम लेट्स से भी कहते हैं कि एस एम्प्लॉयज एक्स एंड वाई। सो इसका मतलब है कि एक्स और वाई की कंकेटिनेशन एक लैंग्वेज डिफाइन करती है जो कि एस के साथ रिप्रेजेंट हो रही है, जो मैंने कहा था। नो एस इन दिस केस इज द स्टार्ट सिंबल, जो पूरी की पूरी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है, जहां पर के एक्स सीक्वेंस ऑफ जीरोज हैं और वाई सीक्वेंस ऑफ वंस हैं। तो ये तो हो गई एक्स और वाई की कंकेटिनेशन से बनने वाली लैंग्वेज, और इसको हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। नो व्हाट अबाउट द एक्स, क्योंकि एक्स भी एक लैंग्वेज है, तो मुझे उसको भी रिप्रेजेंट करना है। तो इन दिस केस में कहता हूँ कि एक्स क्या है। एक्स की पॉसिबिलिटी ये है कि एक्स या तो जीरो हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जीरो, जैसा कि ये केस है। और उसके अलावा एक्स क्या हो सकता है, उसके अलावा एक्स हो सकता है कि जीरो और फिर एनी सीक्वेंस ऑफ जीरो, तो उसको फिर अगेन हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हर दफा ये एक्स जो है अगर इसी प्रोडक्शन से रिप्लेस हो जाए, तो 0x 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 एंड फाइनली x 0 से रिप्लेस हो, तो वी विल गेट द सीक्वेंस ऑफ जीरोस। इसी तरीके से अगर हम y की बात कर लें, तो y क्या हो सकता है, y सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है। एंड y और क्या हो सकता है, y इसके अलावा अगर कुछ है तो वो 1y है। So now this is the complete CFG for this language, that is sequence of zeros and sequence of ones. और अब अगर इसमें से कोई स्ट्रिंग मैं जनरेट करना चाहूँ, लेट्स से 0 0 1 1 1 फॉर एग्जांपल, तो पहले तो एक चीज जो हमने पहले की कि हमेशा स्टार्ट सिंबल से शुरू करना है। तो स्टार्ट सिंबल भी एक से ज़्यादा यानी एक स्टार्ट सिंबल एक से ज़्यादा प्रोडक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे पिछले केस में पी ने एप्सिलॉन भी दिखाया, 1 भी दिखाया, 0 भी दिखाया और नीचे भी, लेकिन वो सिंबल एक ही होगा, यानी उसका जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल का नाम है वो सेम होगा। तो यहाँ पर हमारा एस है, एस इज द स्टार्ट सिंबल। तो मैं कहता हूँ कि जी एस एक्चुअली क्या है, एक्स से हम डिराइव करते हैं एक्स और वाई। और अब इस x और y की अगर मैं बात करूं, तो सीक्वेंस ऑफ जीरोस है ना, तो x को मैं कहता हूं 0 x और y, और फिर उसके बाद हम इस 0 को ऐसे लिखेंगे, इस x को 0 से रिप्लेस कर देंगे, फिर आ जाएगा y। अब फिर इस y की प्रोडक्शन लेंगे, तो मैं ये अब नीचे राइट नहीं कर रहा, 1y, फिर इस y को रिप्लेस करेंगे, इट वुड बी 1y, और फाइनली ये 1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो मेरे पास 1 1 1 और ये 0 और ये 0, मेरा ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पर जनरेट हो गया। सो आई होप कि आज की इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसकी फॉर्मल डेफिनेशन को, और एक एग्जांपल के साथ हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और कुछ और एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, और फिर फर्दर जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के साथ एसोसिएट चीज़ें हैं जिसके अंदर सिंप्लीफिकेशन है और इसकी नॉर्मलाइजेशन, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं पर्टिकुलरली जिसको हम कहते हैं कि ग्रामर का एम्बिगुअस होना, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।